Vmax और Km की बस वही दो बातें बताई थी कि Vmax का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हम कहते हैं Vmax। Km का मैंने बस यही बताया था कि इतनी कंसंट्रेशन जो बाइंड करके रखना है, इसकी दो बातों को याद रखना। इसके हवाले से कुछ MCQs में आएगा। सर तो पास करने में पास पेपर में एग्जाम्स के मिल जाएंगे, सैटरडे को मिल जाएंगे। चल रहा है यार, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चल रहा है भाई, प्लग लगाओ ना वापस सही से, ये निकला वैसे। ये लगाओ।
बस अभी टॉपिक लिखो, कहाँ गया पेन, कहाँ गया? बायो एनर्जेटिक्स क्या टॉपिक है पीएमडीसी के अंदर आपका? तभी तो बोल दिया सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स and correlate it। तो ग्लूकोज की चीज़ें भी पढ़नी है, वो दूसरी वाली साइकिल भी पढ़नी है, सारी मेटाबॉलिक साइकिल ही हो गई, साइकिल तो सारी आ गई तकरीबन, क्योंकि मेटाबॉलिक साइकिल्स है ना इनकी, सेलुलर रेस्पिरेशन के से रिलेटेड वही तो है सारा, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रैब है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी है, सेलुलर रेस्पिरेशन में लाइट डार्क आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, तो ये देखने को एक है ऐसे। आइए जी स्टार्ट करते हैं आपका मेरा हम सबका फेवरेट चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। क्या चीज़ है बायोएनर्जेटिक? इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड इट्स कैप्चरिंग एंड इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मतलब वेन एवर यू कैप्चर द एनर्जी, किसी फॉर्म में भी आप कैप्चर करें, उसे स्टोर करें, उसे कन्वर्ट करें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कलेक्टिवली इस फॉर्म बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सो ये क्वांटिटेटिव स्टडी है जो कि कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंडेंट है। द होल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इन एसेंस एटीपी। इवेंचुअली बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक में जब आप एनर्जी रिलेटेड बात करते हैं तो एनर्जी रिच कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हैं जो कि एटीपी कहलाया जाता है। प्लांट ट्रैप लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपीज। All the living organisms, some organic oxidizes to produce the ATP to ATP। ऑक्सीडाइज करके हम एडेनोसिन डाई से एडेनोसिन ट्राई बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, जो आगे डिटेल्ड में आएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपने सुना होगा। फॉस्फोराइलेशन की टाइप्स कितनी है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी का बनना किसकी मदद से? फोटो मतलब लाइट की मदद से। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि जो कि कहाँ पे हो रहा है? पहली बात देखो, पॉइंट लिखे हैं बड़े शॉर्ट समराइज। इट टेक्स प्लेस वेयर? क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कौन सा? एडीपी में फॉस्फेट ऐड ऑन हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी हुई, और क्या बन गया? एटीपी। तीसरा फॉस्फोराइलेशन किस तरह एटीपी बनाता है? सबस्ट्रेट लेवल से। इन दिस टाइप वन सबस्ट्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉस्फेट टू अनदर सबस्ट्रेट अंडर द सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी required 7.3 kilocalorie per mole amount of energy where Pi means inorganic phosphate from different sources। मतलब सबस्ट्रेट लेवल कि एक सबस्ट्रेट किसी दूसरे सबस्ट्रेट को एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करे जिसमें फॉस्फेट बॉन्ड कंबाइन करे एक एडीपी के साथ, किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ, जिसमें वो बताते हैं कि अगर हम एक फॉस्फेट बॉन्ड के लूज होने की एनर्जी कितनी एनर्जी होती है प्रोड्यूस होती है वो देखें, तो वो एक फॉस्फेट के बॉन्ड से लूज होने से हम 7.3 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ मोल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, बेइज्जती हो जाएगी इस वक्त, रहने देते हैं। इक्वेशन याद है सबको? इक्वेशन आती है 6CO2 + 6H2O C6H12O6 प्लस, ये याद कर लेना खुदा के वास्ते, ये भी बाजू का सवाल आ जाता है। प्रोडक्ट साइड पता है, C6H12O6 पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। लाइट का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में? बेसिकली लाइट के बारे में जितना पढ़ा आपने फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हो, शायद फिजिक्स में पढ़ते हो ना, फोटोन, क्वांटम, पैक ऑफ ये और वो फलान, वो सब बातें सेम है, वो भी इधर भी सेम। ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डुअल नेचर की है, वेव है, पार्टिकल है, कंपोज ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड quanta। Plants absorb visible light via pigment in chloroplast. Each pigment has its own absorption spectrum। ये भी पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, या नहीं पढ़ा? एवरी पिगमेंट नज़र ही जब आता है कि जब उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब होती है, और लाइट एब्जॉर्ब जब होती है, हर लाइट की एब्जॉर्बेंस का जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। जैसे ब्लू लाइट्स का अलग है, रेड लाइट्स का अलग है, इनकी वेवलेंथ डिफर करती हैं, तो स्पेक्ट्रम ऑफ जो वेवलेंथ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट है वो डिफरेंट हो सकता है हर किसी का, तभी पिगमेंट भी कैसे होते हैं एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं।
The absorption spectrum of chlorophyll indicates that the absorption is maximum in blue and red parts of spectrum. यही दो मेजर स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ये भी बता दूँ। अच्छा, तो वैसे ऑल ओवर द स्पेक्ट्रम के अंदर यू विल सी द 7 डिफरेंट पिगमेंट्स, राइट, जो आप रेनबो बोल रहे होते हैं, हर किसी का अलग वेवलेंथ है। उस सब में से अगर रेड और ब्लू के बारे में बात करेंगे, इनका वेवलेंथ स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा ही है और इन दोनों में फ़र्क है। ये आ गई जैसे ग्राफिकल देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, आप एक्स और वाई नज़र आ रहा है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ मेंशन है नीचे 400 to 500 की वेवलेंथ के ऊपर आपको क्या मिला, 500 से पहले बीच में कैरोटीनॉइड मिल गया, फिर उसके बाद 600 के फ़ौरन बाद 700 के बीच में क्या मिला, क्लोरोफिल बी, फिर 600, 650 और 700 से पहले आपको मिला क्लोरोफिल ए। तो समझ नहीं आ रहा? ग्राफ पढ़ना नहीं आता तुम लोग को? अभी तक भाई ग्राफ पढ़ना आता है नहीं आता? तो ग्राफ के अंदर ये तो नज़र आ रहा है क्लोरोफिल ए का क्या है, क्लोरोफिल बी का क्या है। ये वेवलेंथ इस तरह से अलग से याद भी कर सकते हैं वैसे आप। सर ये जो ग्राफ में वैल्यूज से डिक्रीज हो रही है, हाँ, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस, ये वाला एक्सिस है, कौन सा है ये, वाई, और एक्स एक्सिस पे है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये वेवलेंथ बढ़ रही है 400 to 700, और जो ये है अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस, मतलब कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादा कि कम, किस वेवलेंथ के ऊपर कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विजिबल लाइट के एब्जॉर्ब होने के बाद का जो भी कलरेशन होता है उसे पिगमेंट नाम देंगे आप, जो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, जो आपने जितने भी नाम लिए ये याद कर लीजिएगा। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सामने लिखा है, अभी लिख लो, एक एक हाथ के ऊपर लिख लो, याद करते हुए चले आना घर। C55H72O5N4 Mg क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी C55H70O6N4 Mg क्लोरोफिल बी। ये पक्के सवाल होते हैं, ऐसे ही आते हैं सवाल, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई साइंस नहीं है। इसमें भी मौत आ रही है अगर याद करने में, तो फिर ये पढ़ो ही नहीं चैप्टर, ये कम से कम ये चीज़ें तो याद करो इस चैप्टर से, ये रटे हुए होने चाहिए चीज़ें। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास दो अलग अलग एंड्स होते हैं, और वो वही दो एंड हैं जो कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। इस मॉलिक्यूल के पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ वहाँ पे टेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती हैं। क्लोरोफिल मेनली कौन से कलर्स को यूजुअली अब्जॉर्ब करवा रहा होता है, वॉयलेट ब्लू या फिर रेड ग्रीन पिगमेंट, जो कि विजिबल लाइट में नज़र आते हैं। Chlorophyll A is the most abundant and important pigment as it directly takes part in light reaction of photosynthesis. क्लोरोफिल ए और बी में से दोनों में से जो अगर इम्पोर्टेंट आप बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। जहाँ हमने ए और बी के बारे में बात करी, तो हम कैरोटीनॉइड को कैसे मिस करें। येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ ब्लू वायलेट रेंज इफेक्टिवली। बेसिकली कैरोटीनॉइड के साथ मसला यही है कि समटाइम्स इसको येलो कहते हैं, समटाइम्स इसको ऑरेंज भी कहते हैं। तो येलो टू ऑरेंज समवेयर इन द मिडिल इसका ये पिगमेंटेशन इसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनर्जी ट्रांसफ़र किस पिगमेंट से किस पिगमेंट में है, कैरोटीनॉइड रिसीव करता है, फिर वो क्लोरोफिल ए को देता है, क्लोरोफिल ए से बी में देता है, फिर उसके बाद ए में जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन आई फॉर प्रोटेक्शन। ह्यूमन आई के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो, कौन से ऐसे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं जो कि कलर को डिटेक्ट करते हैं? What are the which one of the following are the specialized neurons present in an eyeball for the detection of rods and cones? Rods and cones. These are the two specialized neurons in eye. यह है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 आता है। आप उसे भूल भी जाएं अगर तो मसला नहीं, आप बस इतना याद रखें कि एक क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ एक क्लोरोप्लास्ट है, माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है, लाइट ऊपर से सनलाइट से आई, ट्रैप हुई क्लोरोप्लास्ट पर,
क्लोरोप्लास्ट का जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसके अंदर थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, अंदर स्ट्रोमा होता है और पिगमेंट्स होते हैं। अब पिगमेंट बहुत सारे, जैसे भी आपने नाम लिए, फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर, अनदर टू अनदर, until it reaches up to the reaction center, until it reaches to the, जहाँ पे यूजुअली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, तो वहाँ से पे इनिशिएट होता है हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इस पूरी चीज़ को जो भी मैंने आपको दरियाफ्त करी, लाइट आई, ट्रैप हुई, कैप्चर हुई, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा ट्रेवल किया, until it reaches the reaction center, इसको कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हार्वेस्ट करना मतलब हासिल करना, लाइट को कैसे हासिल किया जाए। You guys don't need any or kind of picture or anything, मतलब are you guys on, भेज दिया है, आ गया पहले से आपके पास, अच्छा ले लीजिएगा फिर मैं बोल दूँ। Okay, reaction center is the site at which first light driven reaction of photosynthesis takes place. The reaction center consists of one or more molecule of chlorophyll A with many electron carriers. वो electron carriers से क्या मुराद है इस चैप्टर में? एक ऐसा molecule, the one which carry the electron, for example electron carrier molecules, NAD, NADP, FMN, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। कंपैरिजन बिटवीन PS1 PS2, PS क्या है? फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं, इसके बीच में कंपैरिजन याद कर लीजिए थोड़ा सा। रिएक्शन सेंटर की वहाँ पे वेवलेंथ कितनी है फोटो सिस्टम 1 में? T700। रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ कितनी है फोटो सिस्टम 2 में? T680। वहाँ पे रिसीव लाइट फ्रॉम PS2 एंड यूजेस लाइट एनर्जी टू रिड्यूस NADP टू NADPH, जो कि इनका एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है, अभी बताया था मैंने नाम, वो ये है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फोटो सिस्टम से यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोलाइसिस यानी स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर विद लाइट एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, और वो आगे जाके फोटो सिस्टम 1 फोटोसिंथेसिस के बाद, लाइट डिपेंडेंट के बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में आगे चला जाता है। रोल ऑफ CO2, इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट साइड के ऊपर, सिट्रिक एसिड ग्लूकोज, उसके बेसिक स्केलेटन के अंदर कार्बन पाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसलिए वो बोल रहे हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बन बेसिक स्केलेटन इज प्रोवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज C3 साइकिल। कार्बन का मेजर रोल लाइट में नहीं, डार्क रिएक्शन में होता है। किसमें होता है? जिसका दूसरा नाम लाइट इंडिपेंडेंट, तीसरा नाम C3 साइकिल, चौथा नाम केल्विन बेंसन साइकिल है, छठा नाम, अच्छा पांचवा नाम TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड साइकिल। अच्छा सॉरी, वो छोड़ दें आप, बस आप ये याद रखें केल्विन बेंसन साइकिल, इसको छोड़ दें। आ जाइए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये फर्स्ट फेज है या सेकंड फेज है? इसी का दूसरा नाम लाइट रिएक्शन है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, जिसके अंदर लाइट एनर्जी ट्रैप होती है, कन्वर्ट, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी थ्रू द लाइट एनर्जी, ये कंप्लीट आपको देखा जाएगा लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर। लेकिन लाइट एनर्जी की मदद से केमिकल एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल पहले बनेगा, वो लाइट रिएक्शन है, और उसी केमिकल एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल की मदद से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो बनेगा वो डार्क रिएक्शन है। मैं स्प्लिट करके बता रहा हूँ आपको, लाइट रिएक्शन से, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल का बनना लाइट रिएक्शन, केमिकल एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या इसका बनना, एनर्जी का बनना, डार्क रिएक्शन। The energy of photon is stored in a small molecule, in essence ATP and ADPH2, which will be utilized during the light independent reaction.
जो कि आगे वो बता रहे हैं। जो NADPH है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, ये जब टूटेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो काम आएगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर। लाइट इंडिपेंडेंट इज डार्क रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्लस मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि वहाँ पे सब मिलेंगे आपको ड्यूरिंग लाइट और डार्क रिएक्शन। ये एक डायग्राम होती है, वो क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन की लोकेशन क्या है, कॉमनेस्ट सवाल ऑफ दिस चैप्टर, कॉमन सवाल, लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपको कुछ याद नहीं करना होता सिवाय कुछ कंपाउंड्स, कुछ पिगमेंट के नामों के, उनका रट्टा मारना होता है। वो क्या क्या है सामने लिखा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास कहानी की शुरुआत होती है फोटो सिस्टम 2 से, जहाँ पे कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए। ये यहाँ पे जो फोटॉन्स, जितने भी लाइट एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो लाइट एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे से तीसरे, ये एनर्जी को कैरी करते हैं और इस पूरी मेम्ब्रेन में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये। द इलेक्ट्रॉन विल कैरी द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स फ्रॉम द लाइट फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर, जिसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन पहले होता है ग्राउंड स्टेट पे, जब उसको एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है एक्साइटेड स्टेट पे। ये कहानी चलती रहती है। तो हर इलेक्ट्रॉन को घूमते वक्त एक अलग अलग फोटो सिस्टम से गुजरता है। फोटो सिस्टम मतलब अलग अलग गेट हैं, अलग अलग जगह बनी हुई हैं। वो क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम हैं, मतलब कुछ खास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिनके नाम हैं, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब जो कि मोबिलाइज्ड हैं। मोबाइल मतलब जो घूम रहे हैं फ्रॉम वन मेम्ब्रेनियस एरिया, फ्रॉम वन सिस्टम टू another system। वो कौन कौन से? The excited electron produced is transformed to the primary electron acceptor phaeophytin and then to plastoquinone molecule PQ। Plastocyanin PC जिसे हम कहते हैं acts as an electron donor for PS1 primary electron acceptor of PS1, passes the photoexcited electron to second electron transport chain which transmit them to ferredoxin and iron containing protein। ये जितने मैंने 3 नाम लिए ना इसके अंदर, ये तीनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, PQ, प्लास्टोसाइनिन, PC, फेरोडॉक्सिन, FD, ये सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है। सो द एंजाइम, देखो यही तो, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मैंने नाम बताए हैं, यही तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में पास ऑन कर रहे हैं सारा काम। The enzyme called NADP reductase that reduce the NADP to NADPH2 electron transformed from ferredoxin to NADP, FD to NADP. It stores the high energy which provides reducing power of the synthesis of sugar during the reaction। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम बता। PC, प्लास्टो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाए जाने वाले हैं। ठीक है। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, फेरोडॉक्सिन, और एक और होता है साइटोक्रोम BF, एक और होता है साइटोक्रोम B/F, BF। ATP फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन, जिसके आपने 3 तरीके पढ़े थे, नाम बताएं। ऑक्सीडेटिव, सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव, सबस्ट्रेट लेवल और फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे आसान। ठीक है, 3 पढ़ा था ना ये। अब ATP formation, energy is released during the movement of excited electron is coupled to build the ATP indirectly। The thylakoid space serves as the reservoir of hydrogen ions as water is broken down photolysis। तो वहाँ पे हाइड्रोजन आइंस जो होते हैं वो रिजर्व पड़े हुए होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, क्योंकि एनर्जी तो प्रोड्यूस होने जा रही है। वहाँ पे जो लाइट रिएक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एनर्जी वहाँ से पास ऑन हो गई है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अब खाली हो गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गई है, ATP बनने जा रहा है। तो वहाँ बच्चे कुछ हाइड्रोजन आइंस पड़े हुए हैं सिर्फ पानी के ब्रेकडाउन की वजह से, जो वहाँ पे मजीद जमा होते जा रहे हैं। द हाई क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आइन मूव्स फ्रॉम थाइलाकॉइड स्पेस टू स्ट्रोमा that generates the potential gradient from higher to via channel protein called ATP synthase complex। ये एक पैसेज वे, एक रास्ता है जो कि आपको लेके जा रहा है फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन।
लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के क्या क्या इवेंट हमने देखे। वाटर का ब्रेकडाउन होता है लाइट की मदद से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने घूमे PS1 से PS2 के दरमियान में। रिडक्शन हुई है NADP के NADPH2 में और फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आ जाएं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी, लाइट इंडिपेंडेंट। दूसरा नाम केल्विन बेंसन साइकिल। ये हमारे पास सेकंड फेज होता है किसी भी फोटोसिंथेसिस का, जिसके अंदर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अबे एटमॉस्फेयर। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ग्लूकोज बनता है, C6H12 O6 बनता है। केमिकल एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल बना लिया था, उसकी वजह से अब मैंने कहा था ना शुगर बनाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट है सेकंड फेज के अंदर। बाय द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका पहला स्टेप होता है, कार्बन फिक्सेशन। हमने कहा था ना C3 भी बोलते हैं इसको, इसमें कार्बन बहुत काम करता है डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर। इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी बट केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जो केमिकल एनर्जी अभी आपने लाइट एनर्जी में बनाई है वो इस्तेमाल होगी, लाइट एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी की ज़रूरत थी केमिकल एनर्जी बनाने के लिए। डार्क रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं है, केमिकल एनर्जी की ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। नहीं समझ आ रहा क्या? इससे ज़्यादा बेटा ज़्यादा पैसे लेता हूँ मैं ये वाली चीज़ समझाने की, सही है। फ्री फंड में सीख के जा रहे हैं सब। 2 बिस्किट खिला दिए उन्होंने, वो बस। ओवरव्यू ये हमारे पास है उसका तकरीबन, जो अभी तक आपने लाइट और डार्क के अंदर समरी पढ़ी है, मगर डार्क ही है ये। स्टेप्स भले याद ना हो, जिस चीज़ के स्टेप याद करने के हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो है साइकिल्स, उनके फ्लो चार्ट जो किताब में एज इट इज़ बने हुए, और वो आपको एज इट इज़ याद करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात वन स्टेप टू अनदर स्टेप बीच में वो स्टेप पूछ लेता हूँ। ड्यूरिंग दिस साइकिल CO2 is reduced to triose phosphate and ultimately through other metabolic pathways to hexoses, sucrose and starch. The first stable compound formed during this cycle is 3 carbon containing acid. ये याद कर लो, ये एक पूरा MCQ है। सेकंड लाइन सेकंड पॉइंट, पहला स्टेबल कंपाउंड का नाम बताएं जो डार्क रिएक्शन में बनता है। 3PgAl लिखा हुआ है ना, 3-phosphoglyceric acid 3PgAl, so called as C3 cycle। 3 carbon containing acid होता है। साइक्लिक प्रोसेस starts and ends with ribulose 1,5 bisphosphate। दूसरा नाम बताएगा कोई इसका? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का दूसरा नाम जी RUBP। तीसरा नाम रोबिस्को। तीसरा नाम रोबिस्को, RUBISCO। कौन से मेथड में मदद कर रहा होता है? फोटो रेस्पिरेशन। किसमें? ये सब MCQs है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई, फेजेस ऑफ द साइकिल ये क्या क्या है? डार्क रिएक्शन के 3 फेजेस होते हैं, वो याद कर लो। पहला फेज जिसका दूसरा नाम कार्बन फिक्सेशन भी है, इसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन को 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा फेज रिडक्शन ऑफ द 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड टू फॉर्म ट्रायोज शुगर। रीजनरेशन जो कि दोबारा साइकिल रीस्टार्ट होती है। रिड्यूस द कार्बन यूटिलाइज टू रीजनरेट द 5 कार्बन शुगर्स। यही इसकी डिटेल्ड फॉर्म है। इक्वेशन अगर सिर्फ याद होगी वही थ्योरी में लिखा हुआ है। पहला जो फेज आपने पढ़ा था कार्बोक्सिलेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो मिलकर कंबाइन होती है RUBP के साथ। रुबिस्को लिखा है आगे एरो के ऊपर, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? 6,3-PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ऊपर वही बात लिखी हुई है जो नीचे इसमें बता दी गई। पूरा जो नाम है अगर आप देखें 1,5 तीसरी लाइन में पढ़ें RUBP का 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज / ऑक्सीजनेज, ये रुबिस्को का पूरा नाम। रिडक्शन में क्या हो रहा है भाई? 3PGA रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट। इसके अंदर ATP इस्तेमाल हो रहा है जो लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस किया गया था ट्रायोज फॉस्फेट बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH, जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस किया गया था।
रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 3-phosphoglyceraldehyde 3PGAI पर बन रहा है। ये इक्वेशन अगर आप याद कर सकते हैं कर लें, लेकिन एमडी कैट में कोई इतना खास डिटेल इक्वेशंस कभी आई नहीं। रीजनरेटिव फेज के अंदर, हाँ ये स्लाइड का आखिरी 2 पॉइंट जो लिखे हैं याद कर लो। डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन में दोनों में मिला के आखिर में कितने एटीपी प्रोड्यूस किए, यह आएगा सवाल। 9। और कितने NADPH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए, 6। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ glucose molecule either in the presence of or the absence of oxygen resulting in the breakdown of carbon bonds glucose molecule to release energy in the form of ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं ATP के प्रोड्यूस करने को either in the presence or the absence of oxygen। ATP provides the energy for the metabolism where whenever required by removing its terminal phosphate and liberate ADP and PI। जब ATP से एनर्जी रिक्वायर्ड का होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो ATP ब्रेक हो जाता है और अपना एक फॉस्फेट का बॉन्ड अलग कर लेता है, जिसकी वजह से एनर्जी लिबरेट होना शुरू हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या प्रोसेस कहलाता है? फर्मेंटेशन, पता है ना इस सब के बारे में। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करना। इसी के अंदर आगे जाके आप एक टर्म पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो कि 2 तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द लेवल ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड। द ब्रेकडाउन ऑफ अप टू द लेवल ऑफ और पायरुविक एसिड, ये क्या है, कौन सी टाइप? ये डेफिनेशन किसकी है? ये एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बताइए मैंने? अगर मैं आपसे पूछूं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस डेफिनेशन क्या है, तो क्या बताओगे? यही बताएंगे, मगर एक फर्क है। हाँ एक तो हो गया ना, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड, वो बन जाएगा क्या? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये वो सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस? पायरुविक एसिड। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस? लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। रिडॉक्स रिएक्शन, इस पे आ जाए, बल्कि ये तुम्हारे उसमें है नहीं, ये छोड़ देगा। ग्लाइकोलिसिस पे आ जाओ डायरेक्ट। तो पढ़ा हुआ होगा वैसे भी तुम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन, तो केमिस्ट्री में इसमें तो नहीं है, एमडी बायो वाली में नहीं है हमारे पास, एमडी कैट की स्कीम में सेलुलर रेस्पिरेशन है। हाँ पढ़ा था, एंजाइम्स में भी था। ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट इज द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ pyruvate takes place in a series of reaction which is catalyzed by some specific enzymes, which is divided into how many phases? Preparatory and जो आपको रट्टा लगा हुआ होना चाहिए वो है ये चार्ट। ये आता सवाल 1 2 या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज डैश ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या है भाई हमें बताएंगे? इज द आइसोमर। Which one of the following enzyme is responsible for the conversion of glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate? लिखा हुआ है आइसोमेरेज। हर एक एंजाइम का नाम है, ये याद करना है, ये याद करना पड़ेगा। यही सवाल आते हैं, आपने शायद पास पेपर में देखे भी हैं। बाज़ औक़ात एंजाइम्स के नाम रिपीट हुए हैं, बाज़ औक़ात स्टेप रिपीट हुआ है, कौन सा स्टेप किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत हद दर्जा बता रहा हूँ इनका, तो ये इस चैप्टर से अगर सवाल बने तो इस तरह के बने। इतना इनका पोर्शन कंटेंट होता नहीं है, परेशान नहीं होना इतना, लेकिन होता है ज़रूर, ऐसा भी नहीं है कि ना हो। इसलिए आपको ग्रिप होनी चाहिए, ये प्रेजेंटेशन की ग्रिप अपने पास ग्रिप रख लोगे, यही बहुत है, मोर देन इनफ टू मेमोराइज, मोर देन इनफ। इसके अंदर सारे की पॉइंट्स मेंशन हैं।
एनारोबिक रिस्पिरेटरी पाथवे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का होता है, जिसमें क्या प्रोड्यूस होगा आखिर में, मतलब 3 पायरुवेट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 3 कार्बन कंटेनिंग लैक्टेट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वही डेफिनेशन है, पायरुवेट से लैक्टेट में जा रहे हो, दोनों ही 3 कार्बन कंटेनिंग है, फ़र्क क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। This type of respiration takes place in a muscle cell of human and other animal during extreme physical activities। यही वो रीज़न है जहाँ पे फटीक होता है, आपको बता भी दिया इन्होंने। यूजुअली एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शंस और बर्नआउट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जब हम उस वक्त के लिए कर लेते हैं, अगले दिन जब सो कर उठते हैं तो हमारे उसी पट्टों में, उसी जगह पे, उसी टांगों में, उसी मसल में बहुत पेनफुल एहसास रहता है और उसे हम मसल फटीक कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट को ब्रेक करना, कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड और रिमेनिंग 2 कार्बन किस में कन्वर्ट होना, एसिटाइल के अंदर। इन दिस नेक्स्ट स्टेप दिस एसिटाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। ये कन्वर्ट अल्कोहल फर्मेंटेशन की फॉर्मेशन में, जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपैरेटिवली फ्रॉम लैक्टिक एसिड जो है वो ज़्यादा होती है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ NAD molecules all over again। Aerobic respiration pathway for oxidation of pyruvate। पायरुवेट का ब्रेकडाउन होना, CO2 का बनना, एसिटाइल रेडिकल्स का इंक्रीज होना, यही वो रेडिकल होते हैं जो कि फिर वापस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंटर होने के बाद वापस से कंबाइन करते हैं कुछ कोएंजाइम्स के साथ और वहाँ पे जाके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट को प्रोड्यूस करेंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को और एसिटाइल को और NADH2 को। ये क्या है, ये है ये, इसका एक बज़वर्ड लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, पहले भी बताया है, क्या था भूल गए। एक लाइन में लिखिए, जुमला लिखवा रहा जब मैं लिख दूँ, ऐसे चलो लिख लो आप। सिट्रेट इज, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा। सिट्रेट C कैपिटल, इज I कैपिटल, A कैपिटल, स्टार्टिंग S कैपिटल। सिट्रेट इज अ स्टार्टिंग सबस्ट्रेट S कैपिटल। एक लाइन होगी मुकम्मल। सिट्रेट इज अ स्टार्टिंग सबस्ट्रेट। नेक्स्ट लाइन में लिखें, 2-3 लाइनें छोड़ दें। फॉर मेकिंग F कैपिटल, M कैपिटल, फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट ऊपर लिखा है, सामने देखो। चलो अब सामने देखो, ये जुमला क्या शो कर रहा है, जुमला पूरा टॉपिक शो कर रहा है। क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग क्या है, जुमले में ही लिखा हुआ है आपने, और इसका प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट, ये भी लिख दिया आपने। और इस पूरे जुमले में आपको पूरा टॉपिक भी याद हो गया आपको। सिट्रेट से कहानी स्टार्ट हुई, आगे क्या लिखा था, सिट्रेट के इज का क्या है, आई। सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, अगेन आइसोमर एक दूसरे के, आइसोमेरेज एंजाइम होता है। सिट्रेट इज ए आ गया, अल्फा कीटो क्या लिखा हुआ है, ग्लूट्रेट। सिट्रेट इज अ स्टार्टिंग, एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल को। सक्सिनाइल को ए स्टार्टिंग सबस्ट्रेट का एस दोबारा आ गया, so यहाँ को ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसिड, एफ फ्यूमेरेट, एम मैलेट, ऑक्सैलो एसिड। दैट इज द एंटायर स्टोरी। सही याद हो जाएगा। असल और जो बात याद रखनी है वो है इसका आखिरी का छोटा डब्बा, ये रट लो यहाँ। ये है पास पेपर के रिपीटेड क्वेश्चन। कितना NADH प्रोड्यूस हुआ इस साइकिल के आखिर में, कितना ATP GTP प्रोड्यूस हुआ, कितना FADH प्रोड्यूस हुआ, कितने CO2 प्रोड्यूस हुआ। छोटा बॉक्स नज़र आ रहा है, याद कर लेना। दिस इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ द करेक्ट साइकिल बाय द एंड ऑफ द एंटायर प्रोसेस। ये भी एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही।
ये पढ़ लो। फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। बाय। फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। बाय। During photorespiration, energy is not evolved. ATP and NADH2 is not synthesized. On the contrary, ATP and NADPH2 produced during the light reaction are also consumed. Ultimately, it reduces the photosynthesis process. ये इसका उल्टा है। फोटोसिंथेसिस में बनने वाली चीज़ों को उल्टा ये कंज्यूम कर लेता, इसमें ये प्रोड्यूस होती ही नहीं है, ना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना कुछ। It is even matter of observation and point of notice that if the photorespiration is inhibited chemically, the plant can grow. मतलब ये वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए कि अगर हम इस प्रोसेस को हटा भी दें ना पौधों में से, तब भी पौधा ग्रो कर सकता है, वो ये बोले, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही पौधों में ये प्रोसेस दिखाई देता है, क्योंकि हॉट एंड ड्राई वेदर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो जब ये इतना ही वेस्टफुल प्रोसेस है तो हम फिर इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये पाया क्यों कि जाता है अगर इतना ही वेस्टफुल प्रोसेस है? Why does it even exist? Rubisco had evolved to bind to oxygen and carbon dioxide at its active sites. This become the noticeable problem when oxygen level starts to rise in atmosphere. क्या समझ में आई बात? इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है ये फोटो रेस्पिरेशन। जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पता है ज़्यादा होना भी मोर डेंजरस है। पढ़ा हो शायद, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा कभी? अच्छा, 100% ऑक्सीजन अगर किसी को फ्रेश प्योर दे दी जाए वो हार्मफुल है बहुत, उसको दिल के, दिमाग के, आँखों के मसले हो जाएंगे और मर भी सकता है अगर कंटिन्यूस दी जाए। तुम लोगों ने कभी नहीं सुना, छोटे हो गए शायद तुम लोग बहुत, वो ऑक्सीजन शॉट्स आए थे एक ज़माने में, कैफ़े वगैरह इधर उधर बार्स के अंदर लीगल हो गया था, फिर इलीगल कर दिया गया मेडिकली, नहीं सुना? प्योर ऑक्सीजन नहीं, 100% ऑक्सीजन। आप लोग 100% ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, पता है आप मिक्स्ड में लेते हैं। 100% ऑक्सीजन के शॉट होते हैं, नाक पे लगाया, बाहर क्या में पैसे दो और उसके बाद बंदा यूँ नहीं, क्या किया देखा क्या है तो कहाँ देगा, वीडियो में देगा, तो मैंने कहा अब तक तो ख़त्म हो गई थी। चलो भाई, ये सारे इफेक्ट तो मुझसे नहीं कोई पूछ रहा, ना तुम्हारे काम की चीज़ें। C4 पता है ना, कैम्प पाथवे, कैम्प प्लांट्स में पाया जाता है, ये भी एक पाथवे, ऐसी पढ़ लो दिल चाहे तो। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर कार्बन फिक्सेशन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का जो ऑल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं वो C4 साइकिल्स कहलाई जाती हैं, जो कि कैम्प प्लांट से मिलता है। ये भी हॉट एंड ड्राई वेदर सी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम बायोएनर्जेटिक्स फॉर यू, विच इज़ मोर देन इनफ। Krebs cycle, electron transport chain, photosystem 1 and 2, antenna harvesting complex system with cellular respiration for photorespiration, oxidative phosphorylation के 3 अलग अलग types, and light and dark reaction, glycolysis। बस यही दिया हुआ है, यही चैप्टर है, यही पढ़ना है। आज आप जाके ग्लाइकोलिसिस के स्टेप रख लें, क्रेब्स के साइकिल के स्टेप याद कर लें, फॉस्फोराइलेशन के 3 स्टेप्स याद कर लें, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा पढ़ लें और खामोश है। और हर साइकिल के एंड में जो बॉक्स बना हुआ है, कितने ATP बने, कितने NAD बने, थ्योरी पढ़ के जल्दी से उसे हाईलाइट करके याद कर लें। ये आप देखेंगे रिपीटेड सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है। बाय द एंड ऑफ द साइकिल एंड प्रोडक्ट क्या बना, कौन सी जगह पे कितना ATP प्रोड्यूस हुआ, कौन से रुबिस्को एंजाइम के ऊपर बहुत पुराने सवाल आए हुए, इसकी रीडिंग करें और ये स्लाइड ले लीजिएगा, यासिर को बोलेगा तो वो आपको शेयर कर दे, ठीक है। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।